हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम काइनेटिक्स। इससे पहले हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन के बारे में समझा था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स के और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लाइन वीवरबर्ग इक्वेशन या लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। इसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में जो हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन से हम वी मैक्स डायरेक्टली आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, जिस वजह से के एम को भी डायरेक्टली निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो के एम को या वी मैक्स को सही से कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्राफ को और सिंपल करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसको सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं माइकलिस मेंटन ग्राफ में, और उन चेंजेस से हमें डिफरेंट ग्राफ्स मिलते हैं, डिफरेंट इक्वेशंस मिलती हैं, जिनमें से एक जो हमारी इक्वेशन या एक जो हमारा प्लॉट है वो है लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। तो लाइन वीवरबर्ग प्लॉट में होता क्या है, सिंपली क्या जाता है, जब हम माइकलिस मेंटन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या किया गया था, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की जो वेलोसिटी है और जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया था, जो कि हमारा हाइपरबॉलिक आया था। फिर अब क्या किया जाएगा, जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 1/v कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल करना है, सबस्ट्रेट का रेसिप्रोकल करना है, और उनके बीच में जो है ग्राफ ड्रॉ होगा। तो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल कर देना है और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल कर देना है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू अ स्ट्रेट लाइन। पहले हाइपरबोलिक थी, अब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इससे आसानी होगी सारे वेरिएबल्स को या जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करने में। तो अगर हम इक्वेशन देखना चाहें, ठीक है, अगर हम इक्वेशन देखना चाहें रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी और रेसिप्रोकल ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में, तो उस इक्वेशन को हम लोग लाइन वीवरबर्ग इक्वेशन बोलते हैं। और ये जो हमारा प्लॉट निकल कर आता है इसको हम लाइन वीवरबर्ग प्लॉट या फिर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं। तो अगर कभी नाम आता है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का, तो इसका मतलब हमारे से पूछा गया है लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, 1/v इज इक्वल्स टू km/v max 1/s प्लस 1/v max। अब हम इसका प्लॉट भी देखेंगे और समझेंगे इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा लाइन वीवरबर्ग प्लॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी वेलोसिटी का रेसिप्रोकल है, और ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इस पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसकी स्लोप होगी ग्राफ की वो km/v max होगी। तो स्लोप से आसानी से हम km और v max निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, तो लाइन वीवरबर्ग जो प्लॉट होता है उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसमें जो हमारा एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो है 1/km यानी -1/km, और जो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो है 1/v max। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं वी मैक्स और के एम को आसानी से लाइन वीवरबर्ग प्लॉट के हेल्प से। तो इस तरीके से ये हमारा प्लॉट होता है, जिसको हम लोग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम समझते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलोस्टेरिक एंजाइम। ये इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसको समझते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली में एलोस्टेरिक दो शब्दों से मिलकर बना है, एलो और स्टेरिक, जहाँ पर एलो का मतलब होता है अदर और स्टेरिक का मतलब होता है प्लेस या साइट, यानी जिसमें अदर साइट प्रेजेंट हो उसको हम लोग एलोस्टेरिक बोलते हैं। और एलोस्टेरिक एंजाइम कौन से होते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा भी एक और साइट होती है, तभी इसको बोला गया अदर साइट। तो ऐसे एंजाइम जिनके पास एक्टिव साइट के अलावा भी दूसरी साइट होती है बाइंडिंग के लिए, उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम्स बोलते हैं। जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ये रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन चल रही है और एंजाइम उसमें पार्ट ले रहा है, तो ये ज़रूरी है कि उस रिएक्शन को किसी टाइम पर रोका भी जाए, क्योंकि हर किसी चीज़ को हम ऐसे ही चलने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट हमें लिमिटेड अमाउंट में चाहिए।
तो रेगुलेशन की ज़रूरत है, यानी उस रिएक्शन को रोकने की ज़रूरत है। और रिएक्शन को रोकने में जो चीज़ हेल्प करती है वो है हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम। यानी हम क्या करते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम से हम लोग जो रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं, हम उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो वो हेल्प हमारी होती है रेगुलेटरी एंजाइम से, और रेगुलेटरी एंजाइम को अगर हम रोक देंगे तो वो जो रिएक्शन है वो भी हमारी रुक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और होती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम में हमारे। तो अगर हम एलोस्टेरिक एंजाइम की बात करें तो ये जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, और क्या चीज़ें हैं इसमें कि ये जो है हमारा, इसके पास एक साइट होती है जहाँ पर एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो है वो लग सकता है, यानी बाइंड कर सकता है, जिससे कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। उसको हम समझेंगे कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारा रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग से काम करता है, यानी दे फंक्शन थ्रू रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी कंपाउंड्स कॉल्ड मॉड्यूलेटर्स और इफेक्टर्स। एक्चुअली में एलोस्टेरिक एंजाइम रिएक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, रिएक्शन को चेक करने में हेल्प करता है, इसको रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम की हेल्प से। एलोस्टेरिक एंजाइम में एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि एक कंपाउंड जिसको हम मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बोलते हैं, तो एलोस्टेरिक एंजाइम पर एक ऐसी जगह होती है, साइट होती है जहाँ पर मॉड्यूलेटर बाइंड कर जाते हैं, और जिसके बाइंड करने से जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है, और जिससे कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, और उससे हमारी रिएक्शन रेगुलेट हो सकती है। अब ये जो हमारा मॉड्यूलेटर है ये हमारा इनहिबिटरी भी हो सकता है, यानी रोकने वाला भी हो सकता है रिएक्शन को। अगर इनहिबिटरी होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, और स्टिमुलेटरी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी हम समझेंगे। स्टिमुलेटरी मतलब रिएक्शन को बढ़ाने वाला भी हो सकता है। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक हमारे हो सकते हैं होमोट्रॉपिक, और एक हमारे हो सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक। समझते हैं क्या होते हैं होमोट्रॉपिक। जो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं, यानी जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम हैं, अगर उनके लिए सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर एक ही मॉलिक्यूल है तो होमोट्रॉपिक, यानी सबस्ट्रेट ही मॉड्यूलेटर की तरह अगर काम करता है तो वो एलोस्टेरिक एंजाइम हमारे होमोट्रॉपिक हैं। अगर हमारा जो मॉड्यूलेटर है वो सबस्ट्रेट से डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो वो हमारा हेट्रोट्रॉपिक है। इसको समझते हैं किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास दो साइट्स हैं। ऊपर वाली हम मान लेते हैं एक्टिव साइट है, और साइड वाली हम लोग मान लेते हैं मॉड्यूलेटर को बाइंड करने के लिए साइट है। तो ये हमारी मान लेते हैं एक्टिव साइट है, और ये हमारी मॉड्यूलेटर बाइंड होने के लिए साइट है। अब जो हमारी एक्टिव साइट होती है उस पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है, और जो हमारी ये दूसरे वाली साइट होती है एलोस्टेरिक एंजाइम में, यहाँ पर आकर मॉड्यूलेटर बाइंड करता है। तो अगर मॉड्यूलेटर और सबस्ट्रेट एक ही मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक रिएक्शन में ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, तो अगर ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है और मॉड्यूलेटर की तरह भी वही काम कर रहा है, तो ये जो एंजाइम है ये होमोट्रॉपिक एंजाइम है। पर अगर हमारा सबस्ट्रेट अलग है और मॉड्यूलेटर अलग है तो हेट्रोट्रॉपिक है। मान लीजिए सबस्ट्रेट ग्लूकोज है और मॉड्यूलेटर जो है वो है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसे एलोस्टेरिक एंजाइम जिनका सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर अलग अलग मॉलिक्यूल होता है तो वो हमारे हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। अब और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में, जैसे कि जो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम होता है उसके पास दो बाइंडिंग साइट होती हैं, जिनमें से एक बाइंडिंग साइट होती है एक्टिव साइट और दूसरी होती है हमारी एलोस्टेरिक साइट। जो हमारी नॉर्मल साइट होती है एक्टिव साइट वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए होती है, यानी वहाँ पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जबकि जो हमारी दूसरी साइट होती है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट या रेगुलेटरी साइट बोलते हैं, वहाँ पर मॉड्यूलेटर बाइंड करता है। तो ये बात मैंने आपको समझा ही दी है कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक एंजाइम है, तो यहाँ पर हमारे पास दो साइट्स होती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम में। एक एक्टिव साइट होती है, ये मान लीजिए एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये हमारी एलोस्टेरिक साइट है। तो दो साइट होती है, एक्टिव साइट पर हमारा जो है क्या बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और एलोस्टेरिक साइट पर हमारा मॉड्यूलेटर बाइंड करता है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा मॉड्यूलेटर है ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है या नेगेटिव मॉड्यूलेटर भी हो सकता है।
पॉजिटिव मॉड्यूलेटर को हम एक्टिवेटर बोलते हैं क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है और ये एंजाइम की एक्टिविटी को एनहेंस करता है। जबकि जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर होता है उसको हम इनहिबिटर कहते हैं और वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है। तो जब भी रिएक्शन को बढ़वाना है तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर की ज़रूरत है और जब भी रिएक्शन को घटवाना है, कम करवाना है या बंद करवाना है तो इनहिबिटर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम का सारा किस्सा होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारा जो एंजाइम होता है, जब उस पर कोई भी मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, ठीक है। और कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर होगा तो एक्टिव साइड का कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, जिससे कि सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इस तरीके से रिएक्शन इनहिबिट हो जाएगी। जबकि अगर हमारा पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसकी साइड पहले सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए सही नहीं थी, जैसे उस पर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइड पर तो एक्टिव साइड की कन्फर्मेशन सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी और सबस्ट्रेट फिर आसानी से बाइंड कर जाएगा, जिससे कि रिएक्शन आगे बढ़ पाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। अब एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं वो माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो माइकलिस मेंटन ने जो भी एंजाइम के बारे में चीज़ें बताई थी वो सब एलोस्टेरिक एंजाइम पर लागू नहीं होती हैं। हालांकि जब जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो एंजाइम का सैचुरेशन यहाँ पर भी होता है, ठीक है। पर जो हमारा ग्राफ होता है यहाँ पर वो हाइपरबोलिक की जगह सिग्मोइड होता है, जो कि ग्राफ हम आगे देखेंगे भी। अब देखो, जैसे कि आप ये चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर ये हमारा एक एलोस्टेरिक एंजाइम है जिसके पास एक कैटालिटिक सब यूनिट है जिसमें कि हमारा एक्टिव साइट है और एक रेगुलेटरी सब यूनिट है जिसमें कि हमारी एलोस्टेरिक साइट है। ये पूरा एक ही एंजाइम है, ठीक है। इस पे एक साइड हमारा एक्टिव साइट है और दूसरी साइड हमारी क्या है, एलोस्टेरिक साइट है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर आ जाता है, तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करता है, एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है। अभी आप देख रहे हैं एक्टिव साइट किस शेप की है, ठीक है, और ये वाली साइड भी किस शेप की है। जब यहाँ पर मॉड्यूलेटर आके बाइंड कर जाएगा तो आप देख रहे हो कि जो हमारे एक्टिव साइट है उसकी शेप चेंज हो गई और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग हो गई, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आसानी से आके यहाँ पे बाइंड कर गया और जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो बन गया। अब इससे रिएक्शन हमारी आगे कैरी आउट हो सकती है। तो इस तरीके से ये चेंजेस हमारा करता है मॉड्यूलेटर। ये तो हमारा पॉजिटिव मॉड्यूलेटर था। अगर हम बात करें नेगेटिव मॉड्यूलेटर की तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि ये साइट इसके अकॉर्डिंग ही है, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, पर जैसे ही नेगेटिव मॉड्यूलेटर यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये जो साइट है ये डिफरेंट हो जाएगी, जिससे कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा मैकेनिज्म होता है एलोस्टेरिक एंजाइम का। अब यहाँ पर ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये हमारा सिग्मोइड डायग्राम है, ठीक है। ये ग्राफ है रिएक्शन वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, Km है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा Vmax है। तो ये जो ग्राफ होता है ये हमारा क्या होता है, सिग्मोइड ग्राफ होता है। ये ग्राफ क्या है, होमोट्रोपिक एलोस्टेरिक एंजाइम का ये ग्राफ है, और ये हमारा ग्राफ कैसा होता है, सिग्मोइड होता है। अब जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और नेगेटिव मॉड्यूलेटर के फ़र्क के बारे में बताया गया है कि वो क्या चेंज लाएंगे रिएक्शन में, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला ये है, यानी जो बीच वाली लाइन है, ये विदाउट मॉड्यूलेटर आपको रिएक्शन दिखा रही है, पर ये जो ऊपर वाली है ये पॉजिटिव मॉड्यूलेटर के साथ दिखा रहे हैं, नीचे वाली जो है ये नेगेटिव मॉड्यूलेटर के साथ दिखा रही है। ऊपर वाले से हमें पता चलता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जल्दी रीच कर पाएंगे अगर मॉड्यूलेटर प्लस वाला होगा, यानी पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होगा तो रिएक्शन वेलोसिटी का जो मैक्सिमम है वो ज़्यादा जल्दी आ पाएगा। जबकि जो हमारा नेगेटिव मॉड्यूलेटर है उसमें धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि रिएक्शन बढ़ जाएगी मॉड्यूलेटर की वजह से जो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव मॉड्यूलेटर की वजह से रिएक्शन जो है कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ होता है हमारे एलोस्टेरिक एंजाइम का। ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज हमारे एंजाइम काइनेटिक्स के। इसके अलावा एक दो और वीडियो हम देखेंगे जिसमें कि हम काइनेटिक्स के बारे में और चीज़ें समझेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।